नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 50 पर। तो हमारा एमसीक्यू जो लेक्चर की सीरीज चलती है, आज हमारा 50वां लेक्चर प्रारंभ होता है, जिसमें प्रतिदिन हम एक लेक्चर में ठीक है लगभग 25 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब ये जो टॉपिक है वो आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम में या फिर राजस्थान पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, एमपी पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, जीआईसी के एग्जाम, यूपी जीआईसी की परीक्षाओं में, और साथ ही साथ ठीक है झारखंड पीजीटी की परीक्षा में अलग से मेंशन किया गया है। तो सतत विकास की अवधारणा को तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल सतत विकास की अवधारणा से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो अलग अलग एग्जामों में, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सतत विकास का मतलब ये नहीं है कि आपके 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा से रहती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे अपने एमसीक्यू लेक्चर नंबर 50 में, ठीक है 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे सतत विकास की अवधारणा से संबंधित। चलिए, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आप ठीक है अपना आंसर भी देते जाइएगा। तो जो ये क्लास हमारी लाइव चल रही है एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा बाद में। तो यूट्यूब पर तो क्लासेस अपलोड में ही मिलेंगी आपको, लाइव लेक्चर आपको केवल एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो एप्लीकेशन में चैट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पर आप ठीक है अपना आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 50 से, आज पहला क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है हमारा, ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। सतत विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम औपचारिक उल्लेख किस रिपोर्ट में हुआ था? सर्वप्रथम किस रिपोर्ट पे सतत विकास को परिभाषित किया गया था और सतत विकास को अपनाने पर जोर दिया गया था? ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टॉकहोम रिपोर्ट 1972, बर्टलैंड रिपोर्ट 1987, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन रिपोर्ट 1992 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ठीक है, तो किस सम्मेलन में या फिर किस रिपोर्ट के माध्यम से सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया गया था? याद रखिए, सतत विकास की जब हम बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से अपनाया जाने की बात हो रही थी, लेकिन इसको सर्वप्रथम औपचारिक तरीके से परिभाषित किया गया और दुनिया भर की सरकारों ने इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जब एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1987 में, और इस रिपोर्ट का नाम था बर्टलैंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा को, सतत विकास को परिभाषित किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आएगा इसका बी, सही आंसर है। 1987 को याद कर लीजिएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन बड़े सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्यादा कोई घुमा के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तथ्यात्मक प्रश्न ज्यादा आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल कितने हैं? ठीक है, एक होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, आपने सुना ही होगा, जो 2015 तक लागू थे, और 1 जनवरी 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लागू हो गए। तो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कुल 8 लक्ष्य थे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल कितने लक्ष्य हैं, ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 15 लक्ष्य हैं कि 16 लक्ष्य हैं कि 17 हैं कि 18 हैं? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल 17 लक्ष्य हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। कब तक प्राप्त करना है? टारगेट है 2030। तो 1 जनवरी 2015 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लागू किए गए हैं और 2015 से 2030 की अवधि के दौरान इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, तो आंसर कितने आएगा? आंसर है कुल मिलाकर 17 लक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कुल 17 लक्ष्य है, तो लक्ष्य नंबर 13 के बारे में आपसे पूछा गया है। लक्ष्य नंबर 13 का उद्देश्य किससे संबंधित है?
तो आपको पूरे 17 लक्ष्य मालूम होने चाहिए। हमने, ठीक है, पिछले अभी 4 दिन पहले लेक्चर पढ़ाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 13 लक्ष्य हैं, लक्ष्य नंबर 13 है, कुल 17 लक्ष्य हैं। लक्ष्य नंबर 13 का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, स्वच्छ जल और स्वच्छता और सतत ऊर्जा। ऐसे प्रश्न बहुत ही सामान्य पूछे जाएंगे क्योंकि यहां से जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये 4 लक्ष्य हैं, तो 4 लक्ष्य अलग अलग स्तर पर भी होंगे। कोई लक्ष्य नंबर 4 होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, कोई लक्ष्य नंबर 5 होगा, कोई 9 होगा, कोई 11 होगा। तो ऐसे में जोड़ी बनाने वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लक्ष्य नंबर जो 13 है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये लक्ष्य नंबर 13 जो है, अब हम सुनते भी हैं दुनिया भर के सभी समाजों में, या देखा होगा कि 13 नंबर को देखिए अच्छा नहीं माना जाता। एक प्रकार से इसको नेगेटिव नंबर के रूप में देखा जाता है। और लक्ष्य नंबर 13 अच्छा नहीं है, इसलिए इसको सुधार करना पड़ेगा। यही कारण है, को याद कर लीजिए। तो 13 शब्द नंबर है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। और जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है? पूरी पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए याद कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात आती है तो 13 नंबर की बात होती है, और जलवायु परिवर्तन को लेकर जो हमने एक्शन लिया है इसकी बात की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रिपल बॉटम लाइन सतत विकास के किन 3 आयामों को दर्शाता है? सामान्यतः आपने किताबों में पढ़ा होगा सतत विकास के 3 प्रमुख घटक हैं या 3 प्रमुख एलिमेंट हैं। तो सतत विकास के इन्हें 3 पिलर कहा जाता है, 3 स्तंभ कहा जाता है। अब ये 3 स्तंभ क्या हैं? ठीक है, कभी कभी अलग अलग नामों से, अलग तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 स्तंभ क्या है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय, तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और नैतिक। स्वाभाविक सी बात है, पर्यावरण तो शामिल होगा ही होगा, याद रखिए। लेकिन सतत विकास के लक्ष्यों में राजनीति पे ज्यादा फोकस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। फोकस किस बात पर है? सामाजिक लक्ष्यों पर, आर्थिक समानता यानी आर्थिक लक्ष्यों पर, और पर्यावरणीय लक्ष्यों पर। तो ट्रिपल बॉटम लाइन के अंतर्गत सतत विकास के 3 स्तंभों में पहला स्तंभ है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है पर्यावरणीय। 3 स्तंभ आपको क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एजेंडा 21 किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रमुख दस्तावेज है? अभी देखा जाए तो ये प्रश्न जो पूछा गया था 4 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी के द्वारा। उसमें ये प्रश्न पूछा गया था एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 या पेरिस समझौता 2015। अब इस क्वेश्चन से आपको 4 ऑप्शन जो मिले हैं, याद रखिए जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि पर्यावरण संबंधी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पर्यावरण संबंधी प्रश्न किसी पाठ्यक्रम के मोहताज नहीं है, वहां से आजकल प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो एजेंडा 21 क्या था? तो आपने देखा ही होगा, सबसे पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट कहते हैं जिसे, जो ब्राजील की तत्कालिक राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसको हम रियो 1 कहते हैं, याद रखिएगा। तो रियो 1 सम्मेलन जो हुआ, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, उसमें पहली बार हम देखते हैं, ठीक है, जैव विविधता पर फोकस किया गया। उसमें पहली बार हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने पर जोर दिया गया। और उसमें हम देखते हैं कि पहली बार सतत विकास की लक्ष्य अवधारणा को स्वीकार किया गया। अवधारणा तो पहले ही आ चुकी थी, परिभाषा तो 1997 में ही प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन उस पर जोर दिया गया और उस पर फोकस किया गया। ठीक है, कौन से सम्मेलन में? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। और इसी समय एजेंडा 21, क्योंकि 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे थे, तो 21वीं सदी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर जोर दिया गया था रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान। ठीक है, अब आता है भारत ने किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त कर लिया है? 17 लक्ष्य हैं, सीधी सी बात है, दुनिया भर के सभी सरकारों को इन 17 लक्ष्यों पर काम करना है। तो भारत ने ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है, और वो लक्ष्य क्या था ये भी मालूम होना चाहिए। लक्ष्य की जो समय सीमा है सभी दुनिया के सभी देशों के लिए वो 2030 है, लेकिन एक ऐसा लक्ष्य है जो भारत ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है।
प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। पहला है नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, दूसरा गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी है स्वच्छ जल उपलब्धता और ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक समानता। कौन से लक्ष्य को भारत सरकार ने या भारत ने, ठीक है, समय से पहले प्राप्त कर लिया है? इस बात को समझिए। 2030 समय सीमा है, लेकिन हमने एक लक्ष्य ऐसा है जिसे हमने 2021 में ही प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब वो लक्ष्य है क्या? वो लक्ष्य था कि हमें 175 याद रखिए गीगावाट, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करना था। 175 गीगावाट हमें क्षमता हासिल करनी थी नवीनीकरण ऊर्जा की 2030 तक, लेकिन 2021 में ही हमने 175 गीगावाट, ठीक है, अपने नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यानी समय से 9 साल पहले ही इस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और लक्ष्य क्या था हमारा? 175 गीगावाट, ठीक है, नवीनीकृत ऊर्जा क्षमता विकसित करना 2030 तक। तो लक्ष्य भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है भारत में सतत विकास का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयुक्त होता है? भाई दुनिया भर में एक अलग सूचकांक है, अपने आप में कई सारे सूचकांक होते हैं दुनिया के देशों को मापन करने के लिए, लेकिन भारत में जो सूचकांक है वो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों और भारत के राज्यों का मूल्यांकन करता है कि कौन सा राज्य बेहतर कार्य कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा सूचकांक इस्तेमाल किया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ग्रीन इंडेक्स, ठीक है, इको वेल्थ इंडेक्स या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई भारत में सतत विकास का मूल्यांकन करने के लिए जो इंडेक्स काम करता है उसे जारी कौन करता है, और जो इंडेक्स काम जारी किया था इसे कब से शुरू किया गया था? तो 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो भारत में सतत विकास का मूल्यांकन करने के लिए जो इंडेक्स जारी होता है, जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों को, पहले 9 थे लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव को विलय कर दिया गया है, तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 28 राज्यों का मूल्यांकन करता है। याद रखिए वो इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स कहते हैं, और इस इंडेक्स को जारी करता है कौन? नीति आयोग। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। और सबसे पहले कब जारी किया गया था यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2018 से इस आयोग को, इस इंडेक्स को जारी किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो हुआ था, याद रखिएगा, वो सतत विकास के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत माना जाता है। कारण है इस सम्मेलन में पहली बार सतत विकास शब्द को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखिए। तो पहले तो ये समझिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, और ये दुनिया भर का, पूरी दुनिया को देखा जाए तो पर्यावरण के विषय पर पूरी दुनिया के में एक साझी समझ विकसित करने के लिए ये पहला सम्मेलन माना जाता है। और इसी सम्मेलन के पश्चात 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा यूएनईपी, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है, उसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन दुनिया भर में सभी देशों का एक पहला संयुक्त प्रयास माना जाता है पर्यावरणीय संकट से निपटने का। तो ये बात तो सही है, यानी कथन तो सही है। कारण लिखा है इस सम्मेलन में पहली बार सतत विकास शब्द को परिभाषित किया गया नहीं। इस सम्मेलन में सतत विकास को, ठीक है, एक प्रकार से एजेंडे के रूप में शामिल किया गया कि सतत विकास को जानना जरूरी है, दुनिया भर के सभी देश सतत विकास को समझें। लेकिन परिभाषा किया गया वेटलैंड कमेटी की रिपोर्ट में, वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट में 1987 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहली बार परिभाषा दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। इसलिए ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र बताता है कि आर्थिक विकास के साथ प्रारंभिक चरण में प्रदूषण बढ़ता है। कारण उच्च आय स्तर पर लोग पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार रहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि पर्यावरण टॉपिक से है, सतत विकास से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सतत विकास से जुड़ा ही ये प्रश्न है जो अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं।
तो वो जो कुजनेट्स वक्र है ये बताता है कि शुरुआत में क्या होता है, आर्थिक तरक्की होती है, तो आर्थिक तरक्की के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का स्तर तो बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन की दर बढ़ती है, लोगों के उपभोग करने की दर बढ़ती है, तो प्रदूषण तो बढ़ता है। लेकिन एक समय के बाद जब लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, तो लोग पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ जाती है साथ ही साथ, और लोग ज्यादा से ज्यादा भुगतान करने को तैयार रहते हैं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है ठीक है कथन की व्याख्या भी करता है। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, चैट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू करने के लिए भारत में कौन सी संस्था नोडल एजेंसी है? अभी चर्चा हुई थी इस विषय पर, याद रखिए। तो पर्यावरणीय मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय? पहली बात तो योजना आयोग समाप्त हो चुका है, ठीक है, उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। यही नीति आयोग, याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स भी जारी करता है। तो सामान्य सा आंसर क्या है? नीति आयोग। अब आपको लगेगा कि ये प्रश्न इतना अच्छा था तो ऑप्शन इतने सिंपल क्यों दिए गए? ऑप्शन ये हमने डिसाइड नहीं किए हैं, ये एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, लोकल लेवल पर, स्टेट में, तो वहां पर ये प्रश्न बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर क्या आएगा? नीति आयोग। अगला है, भारत का कौन सा राज्य लगातार 3 वर्षों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? अब ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, डेटाबेस क्वेश्चन है, याद रखिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों के आंसर बदल जाते हैं, क्योंकि हर साल रिपोर्ट आती है, हर साल इंडेक्स आता है, तो ऐसे में राज्यों की रैंक भी बदल जाती है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। वही लगातार 3 वर्षों तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में, इंडिया इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? कौन सा राज्य रहा है? केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या सिक्किम? तो याद रखिए सही आंसर है केरल। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत में जितने भी पैमाने हैं उस पैमानों में केरल सबसे आगे है, ठीक है, हर एक पैमाने में। अगला देखिए, रियो 20 सम्मेलन का आधिकारिक नाम क्या था? ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है रियो 20। एक रियो 10 सम्मेलन हुआ था, एक रियो 20 सम्मेलन हुआ। तो रियो 20 सम्मेलन का जो आधिकारिक नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल क्लाइमेट समिट, वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम, इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्फ्रेंस। तो एजेंडा 20 जो रियो 20 है, याद रखिएगा, उसका जो आधिकारिक नाम था वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े ही सामान्य से प्रश्न होते हैं, आपको ऑप्शन देख के ही इनके आंसर मालूम पड़ जाते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा दिमाग घुमाने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा एग्जाम में 30 से 35% प्रश्न ऐसे होते हैं जो काफी सिंपल होते हैं, ठीक है, और इन्हीं सिंपल क्वेश्चन को आप सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेपर तब नहीं बिगड़ता जब कठिन क्वेश्चन गलत होते हैं, पेपर तब बिगड़ता है जब सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। और हर व्यक्ति, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट 100 में से 10 से 15 क्वेश्चन सिली मिस्टेक, ओवर थिंकिंग, ठीक है, और कठिन सरल प्रश्नों को गलत करके आता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया। तो फिर वो ओवर थिंकिंग शुरू करता है कि नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां बात पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5th का उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करना है। मैंने पहले भी कहा कि आपको 17 के 17 लक्ष्य याद होने चाहिए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य नंबर 5 है, प्रश्न ये पूछा गया है कि उसका उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करना है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 5वां लक्ष्य क्या यही है, लैंगिक समानता है या नहीं है। दूसरा, इसका एक लक्ष्य महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य नंबर 5 है क्या। तो लक्ष्य नंबर 5 ये कहता है कि हमें सभी दुनिया के सभी देश, याद रखिए, लैंगिक समानता पर काम करेंगे।
और लैंगिक समानता का मतलब क्या होगा? महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को समाप्त करना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट जस्टिस का मूल विचार क्या है? जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को समझते हैं तो कई सारे कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आते हैं। उसमें से एक आता है क्लाइमेट जस्टिस। इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है, क्योंकि विकासशील देश और विकसित देशों में इसी मुद्दे पर संघर्ष बना रहता है कि भाई करे कोई और भरे कोई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक डेवलप कंट्रियां प्रदूषण ज्यादा करती हैं और प्रतिबंध लगते हैं विकासशील देशों पर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया क्लाइमेट जस्टिस। तो क्लाइमेट जस्टिस का मूल विचार क्या है? जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरणीय समस्या मानना, जलवायु परिवर्तन के बोझ और लाभ का समान वितरण पर जोर देना, केवल आर्थिक हानि की भरपाई करने पर जोर देना, औद्योगिक देशों को छूट देना। नाम से स्पष्ट जस्टिस की बात हो रही है कि भाई जिसकी जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी बोझ भी उस पर ही ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो जलवायु परिवर्तन का जो बोझ है और जो लाभ है उसका समान वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज का लाभ कोई और ले रहा है और बोझ किसी दूसरे पर पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत ने नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की है? कोई डाउट इसमें? कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछिएगा। तो भारत ने नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की है? अब ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर आ गया तो पेपर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कठिन चीजें पढ़ के चले जाते हैं कभी कभी। ठीक है, हमें डराया जाता है यूट्यूब पर और टीचरों के द्वारा कि बहुत टफ पेपर आएगा, बहुत सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, पेपर ऐसा नहीं आता। ठीक है, आप भी जानते होंगे, आपने अपने कॉलेजों के प्रोफेसर देखे होंगे, कोई ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, कोई वहां पे कोई एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं आ रहा है पढ़ाने। सभी आप और हम जैसे ही लोग हैं, सामान्य लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई दिमाग खोल के वाला क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बड़े ही सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इस प्रश्न में दो बातें मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि नेट जीरो का मतलब क्या है। नेट जीरो का मतलब है कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसे इतना कम कर देंगे कि उसमें कार्बन की मात्रा शून्य हो जाएगी। यानी उत्सर्जन तो होगा लेकिन कार्बन पार्टिकल्स को हम धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? 2070 तक ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। अगला है ग्लोबल सस्टेनेबल इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया जाता है। कारण है ये इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्यों पर देशों के प्रदर्शन को मापता है। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात हो रही है। एक इंडिया इंडेक्स होता है, वो तो नीति आयोग जारी करता है, लेकिन यहाँ ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, तो इसे कौन जारी करता है? यहां से क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये यूनाइटेड नेशन यूएनओ जारी करता है? और कारण यह है कि कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो लक्ष्य हैं इंडेक्स 17 लक्ष्यों में कौन सा देश का मूल्यांकन करना आसान बनाता है। तो पहली बात तो कथन ही गलत है। कथन गलत इसलिए है क्योंकि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन जारी नहीं करता, बल्कि कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN जारी करता है। तो दुनिया भर के देशों की जो रैंक आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में इंडेक्स जारी होता है, वो जारी करता है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जारी करता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन कथन नंबर ए तो गलत है, लेकिन बी सही है कि हाँ इसके माध्यम से देशों के प्रदर्शन को मापा जाता है। इसका मतलब ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 112वीं रही है। अब देखिए रैंक आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी, 24 में क्या रही, 25 में क्या रही। अब ये क्वेश्चन 2023 में आया था इसलिए 2023 का क्वेश्चन बन गया, लेकिन 25 में रैंक अभी आने वाली है तो हो सकता है चेंज हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा ठीक है करंट के टॉपिक को पढ़ के समझना होगा इस टॉपिक को सब पढ़ते समय। कारण है कि भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, अभी हमने पढ़ा था 13 किससे जुड़ा हुआ है? क्लाइमेट एक्शन रहा है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जो 2023 में रैंक थी वो 112 थी, तो ये तो सही बात है।
लेकिन कारण ये बताया गया है कि भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन क्लाइमेट चेंज एक्शन को लेकर रहा। ये गलत है। भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा वो है 2 लक्ष्यों में, एसडीजी लक्ष्य नंबर 2 और लक्ष्य नंबर 5। लक्ष्य नंबर 2 है भुखमरी की समाप्ति। भारत भुखमरी के मामले में बहुत पीछे है आज भी, 119वां रैंक है 2024 के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, तो यानी भारत भुखमरी से अभी निपटने में बहुत पीछे है। ठीक है, 100 नंबर, टॉप 100 में भी नहीं आता, यानी टॉप 50 में भी नहीं आता, 119 में 120वें नंबर पे बैठा हुआ है। यानी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य नंबर 2 और लक्ष्य नंबर 5 लैंगिक समानता, इन 2 लक्ष्यों में भारत अभी काफी पीछे है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर तो भारत ने बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं। हमने 2021 में ही नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो ये तो कहना गलत है अपने आप में। जबकि लक्ष्य नंबर 2 और लक्ष्य नंबर 5 में हमारा प्रदर्शन कमजोर है। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में फ्रंट रनर श्रेणी के लिए राज्यों को न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होते हैं, न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी कौन करता है, अभी हमने पढ़ा था नीति आयोग जारी करता है। कब से जारी हो रहा है, 2018 से जारी हो रहा है। अब इसमें बात आती है फ्रंट रनर। इसमें 4 कैटेगरी हैं, एक है एक्सपीरियंट, एक है आपके परफॉर्मर, एक है फ्रंट रनर और एक होती है आपके माफ कीजिएगा ठीक है, तो 4 आपकी कैटेगरी बटी हुई हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पे बात आ रही है कि न्यूनतम कितने अंक लाने होते हैं। तो न्यूनतम अंक लाना है अगर आपको फ्रंट रनर के अंतर्गत, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक होता है अचीवर, 4 लक्ष्य होते हैं, 4 कैटेगरी हैं। तो फ्रंट रनर के लिए जो लक्ष्य तय किया गया है वो है 65 से 99, यानी मैक्सिमम 99 नंबर होने चाहिए, क्योंकि 0 से लेकर 100 तक की काउंटिंग होती है। 0 से लेकर 100 में बांटा गया है, याद रखिए, इससे पहले इसको समझ लीजिए। अगर आपके 49 यानी सॉरी 48 है, 0 से 48 के बीच में है तो एक्सपेरिएंट कहलाता है। याद रखिए, 49 से 65 के बीच में है तो आपके जो वो कहलाएगा आपका परफॉर्मर। और 65 से 99 के बीच में है तो उसे कहते हैं, याद रखिए, फ्रंट रनर। और 99 से 100 के बीच में है तो उसे कहते हैं, याद रखिएगा, अचीवर। ठीक है, तो न्यूनतम अंक कितने होते हैं, 65। यानी 65 से 99 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं किसी राज्य के तो उसे कौन सी कैटेगरी में शामिल करा जाएगा, फ्रंट रनर में शामिल किया जाएगा। अभी ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक्स में। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नवाचार क्षमता और परिणामों को मापता है। ये तो सही बात है, इनोवेशन इंडेक्स है तो कोई भी देश कितना इनोवेटिव है, किस देश में पैटेंट कितने हो रहे हैं, याद रखिए, इस बात पे जोर दिया जाता है। कारण है इससे संयुक्त रूप से वीपो मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में तभी आपसे बनेगा जब आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, ठीक है, करंट पढ़ा हो। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर में खूब आती हैं, या फिर आपने उस टाइप की तैयारी की हो, जैसे यूपीएससी की तैयारी अगर आपने की है या स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी की है, तो ऐसे क्वेश्चन खूब पढ़ने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स में भी और ज्योग्राफी में भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ए। दोनों ही बातें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अभी बात हम कर ही रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में जो कैटेगरी बांटी गई हैं इनका सही क्रम क्या है, और क्रम कहां से जमाना है आपको, उच्च से निम्न, यानी सबसे उच्च श्रेणी कौन सी होती है और सबसे लो श्रेणी कौन सी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, एस्पिरिएंट। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरिएंट। अचीवर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, एस्पिरिएंट। ठीक है, और फ्रंट रनर, अचीवर, परफॉर्मर, एस्पिरिएंट। अब अभी हमने चर्चा करी थी, अगर याद रखिए 0 से 48 के बीच नंबर हैं तो आप क्या हैं, आप हैं एक्सपीरियंट। 48 से 64 के बीच में हैं, 49 से 64 के बीच में हैं तो परफॉर्मर। ठीक है, 65 से 99 के बीच में हैं तो फ्रंट रनर, और 99 से 100 के बीच में हैं तो अचीवर। यानी सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए यहां से मैंने पहले भी कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल 17 लक्ष्य हैं, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो ये है कि गोल नंबर क्या है और जो उद्देश्य क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाद में इसके हम ठीक है सही विकल्प भी देखेंगे। तो पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2। गोल नंबर 2 क्या कहता है ये आपको मालूम होना चाहिए। गोल नंबर 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 13 क्या कहता है। ठीक है, कम से कम आपको दो तो मालूम ही होने चाहिए ताकि आपका आंसर निकाला जा सके। जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 जो है वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक्शन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, ठीक है 4 का हो गया ए। ठीक है, क्योंकि जुड़ा हुआ है जलवायु परिवर्तन से। अभी हमने बात करी थी कि 2 और 5 में भारत सबसे पीछे है। 2 का मतलब क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2 का मतलब है भुखमरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सी। 5 की मतलब क्या था, लैंगिक समानता, याद रखिए ये हो गया बी। और 6 का मतलब क्या है, सीधी सी बात है स्वच्छ जल की बात हो रही है, यानी सी बी डी ए इसका सही आंसर होगा। तो सी बी डी ए यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला देखिए वापस आ गया परसेंटेज आपके नंबर वाला कि भाई जो कैटेगरी है, 4 कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी के स्कोर रेंज क्या होती है। अभी इस पे हम चर्चा कर रहे थे, कई बार हमने क्वेश्चन देखे भी इस पे। तो अचीवर अगर किसी को प्राप्त, किसी भी स्टेट का अचीवर का दर्जा अगर प्राप्त होता है, उसका मतलब उसके कितने नंबर आए होंगे, उसके नंबर आए होंगे याद रखिए 100। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर वो फ्रंट रनर है तो उसके नंबर आए होंगे 65 से 99 के बीच में, तो 65 से 99 की बात हो रही है यानी ए। ठीक है, अगर वो परफॉर्मर है तो उसके नंबर होंगे याद रखिए 50 से 64 के बीच में यानी बी। अगर वो एक्सपीरियंट है तो उसके नंबर होंगे 0 से 49 के बीच में यानी डी, यानी सी ए बी डी। ठीक है, तो सी ए बी डी ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स की बात हो रही है, में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 का मापन किस संकेत से द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब पहली बात तो यह है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल मालूम होना चाहिए, एक नंबर गोल है क्या, तभी तो उसको मेजर करने का आपको मापक मालूम होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य एक नंबर है क्या, वो है गरीबी से मुक्ति। ठीक है, गरीबी का उन्मूलन करना, ये लक्ष्य 1 है। लक्ष्य 2 क्या था, भुखमरी। लक्ष्य 1 है गरीबी का उन्मूलन, याद रखिए। तो गरीबी के उन्मूलन के लिए पैमाना क्या अपनाया गया है, पैमाना अपनाया गया है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बेसिस पर ठीक है किसी भी समाज में, किसी भी देशों का मूल्यांकन होता है, और भारत में भी राज्यों का मूल्यांकन इसी इंडेक्स के बेसिस पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की अवधि कितने वर्षों तक है। बात हो रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो शुरू हुए थे 2015 से और इनकी अवधि है 2030 तक, एसडीजी कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो अवधि कितनी है, 15 वर्षों की है, 2015 से लेकर 2030 तक, यानी हमें इन लक्ष्यों को 15 वर्षों में प्राप्त करना है। ऐसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल शुरू हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, जो शुरू हुए थे 2000 से और 15 वर्षों के लिए थे 2015 तक। तो आंसर क्या आएगा, 2000 से 2015। अगला है वेटलैंड रिपोर्ट 1987 में सतत विकास को किस प्रकार परिभाषित किया गया। ये तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया 1987 की वेटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। ठीक है, तो किस रूप से परिभाषित किया गया वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें यह कहा गया था कि सतत विकास का मतलब क्या है, एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करती है कि भविष्य की आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं पर कोई असर ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप इतना दोहन कर लें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो आज की आवश्यकताओं को भी पूरा हो जाए, ऐसा ना हो कि आज की आवश्यकताओं को निगलेक्ट किया जाए, यानी आपकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही भविष्य को बचाने के लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं
और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल किया जाए कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं पर भी कोई बुरा असर ना पड़े। इसी को कहा गया सतत विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसकी सही परिभाषा है कि आज की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना पूरा करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो पूरे 25 प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे वो भी हमने कर दिए, और कुछ क्वेश्चन हमारे द्वारा अलग से बना दिए गए ताकि अलग अलग प्रकार के वैरायटी वाले क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ये 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये 25 क्वेश्चन काम आएंगे। ठीक है, कोई दावा नहीं है कि 25 क्वेश्चनों से ही कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ने का एक दायरा समझ में आ गया होगा कि जब भी हम सतत विकास की अवधारणा को पढ़ते हैं तो हमें किन किन बिंदुओं पर फोकस करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर कोई निबंध नहीं पढ़ना है, हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जिनसे करंट से जुड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 50 था हमारा। तो इस हिसाब से लगभग हम अभी तक देखिए तो लगभग 1225 सॉरी माफ कीजिएगा 1250 लगभग 1250 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सभी लेक्चर यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, तो इसको 10 मिनट में अपलोड कर दिया जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आपके 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कल का लेक्चर में हम तैयार करेंगे सामाजिक परिवर्तन से जुड़े। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन से जुड़े 25 प्रश्नों को सॉल्व करने का, जानने समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलिए तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अब जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्रता दिवस का ऑफर चल रहा है, याद रखिएगा 15 अगस्त तक की रात की 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर में होने वाले एग्जाम की, आप मध्य प्रदेश पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच शुरू होने वाला है हमारा। ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसका बैच भी चल रहा है। ठीक है, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी के अलग अलग बैच हैं, बिहार पीजीटी का पूरा अलग बैच है, झारखंड पीजीटी आपकी आ चुकी है, इसका पूरा अलग से बैच चल रहा है। स्टेट लेवल पर होने वाले सेट के एग्जाम भी हम तैयार कराते हैं, क्योंकि सेट और यूजीसी नेट में अंतर नहीं है, सिलेबस एक ही है दोनों का। तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर उसे ज्वाइन करते हैं तो आप पर 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, किसी भी कोर्स पर, सभी प्रकार के कोर्सों पर उपलब्ध है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स लेने से पहले अगर आपको कोई जानकारी चाहते हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे नए क्वेश्चनों पर और नए प्रश्नों पर। तो लेक्चर नंबर 51 जो होगा उसका टॉपिक क्या होगा वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा पहले ही। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।